अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स मुझसे ये कह रहे थे कि सर काइंडली हमें प्रोसीजर बताएं कि किस तरह से हमें एग्जाम वाले डे पे जाके पीपीएससी का पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन से डूज हैं और कौन से डोंट्स हैं, क्या चीज़ हमें करनी है और क्या चीज़ हमें नहीं करनी। तो इस सिलसिले में आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या है जी, इसमें स्ट्रेटेजीज हैं किसके लिए जी? पीपीएससी और एफपीएससी एग्जाम्स के लिए, यानी कि जो वन पेपर एग्जाम है आप लोगों का, किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। देखिए, जो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है ना आपके पास यहाँ पे, सबसे पहली चीज, बल्कि स्ट्रेटेजी नहीं, मैं आपको सबसे पहली चीज बोलूंगा, वो ये है कि जो ये मेरी वाली वीडियो है ना, इसको पेपर के लास्ट डे पे आपने नहीं देखना। ठीक है जी, इसको लास्ट डे पे आपने नहीं देखना। ये बात मैंने सबसे पहले इसलिए कर दी क्योंकि अगर इसको लास्ट डे पे चलाता है तो इसको बंद कर दे। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं अपनी मेन स्ट्रेटेजीज की तरफ जो मैंने आपको बतानी है। मैंने लास्ट डे का क्यों बोला? क्योंकि लास्ट डे पे ऐसा होता है कि इंसान ये वाली चीजें जब सुनता है तो इसमें जो नई चीजें होती है ना उसके लिए, तो वो कहता है यार ये तो मुझसे होता ही नहीं है, ये तो मैं कर नहीं सकता, यार ये तो गलती हो जाएगी मुझसे। तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज होके फिर जब वहां पे जाता है उस वो कंफ्यूजन में चीजें गलत करता है, तो जो बंदा स्ट्रेटेजीज बता रहा होता है वो उस बंदे को दिल दिल में बहुत सारी अच्छी अच्छी नेक तमन्नाओं के साथ जो है ना वो याद करता है उसको। तो इसलिए ना मैं नहीं चाहता कि आप मुझे ऐसे अल्फाज में याद करें, इसलिए लास्ट डे पे नहीं देखें। अब स्ट्रेटेजीज पे आ जाते हैं। देखें, सबसे पहले तो जो है ना, पेपर वाले दिन आपने क्या करना है जी, आपने सेंटर पे वक्त पे पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है। रोल नंबर स्लिप आपके पास हो, उसके ऊपर आपने अच्छे से देख लेना है भाईजान यही टाइम है, यही डेट है, और उसका प्रिंट आपने पहले ही निकलवा लेना है, बजाय इसके कि आप कहें कि मैं तो वहां पे आधे घंटा पहले पहुंच के निकलवा लूंगा। एक दिन पहले बराए मेहरबानी उसका प्रिंट लेके रखा करें, जो स्लिप होती है अपने पास, अपना आईडी कार्ड, अपनी रोल नंबर स्लिप ये रखा करें। क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना, इन्हीं की वजह से बंदा बड़ा जो है ना बुखलाहट का शिकार होता है और पेपर अक्सर लेट पहुंचता है पेपर में, या पेपर रह भी जाता है। मैं ये वाली बात को मैंने पहले नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना स्लिप जो है ना वो मैं भूल गया था, और जब मैं सेंटर पहुंचा तो वहां पे मेरे पास स्लिप नहीं थी। फिर मैं वापस भागा स्लिप निकलवाने के लिए, तो वो मेरा काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो गया। और जब मैं पेपर देने दोबारा गया वहाँ पे सेंटर पे, तो गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो बड़े मिन्नतें तरले करके मैं जो है वो अंदर गया। पंजाब कॉलेज में मेरा पेपर था, तो फिर वो उस दिन मेरा पेपर भी ठीक नहीं हुआ। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात क्या होगी जी आपके लिए, आपने जो रोल नंबर स्लिप है ना अपनी, उसको पहले ही निकलवा लेना है और अपने पास रोल नंबर स्लिप और आईडी कार्ड को जो है ना वो रखना है। ठीक है जी, फिर दूसरी बात कौन सी, तीसरी बात समझ लें कौन सी होगी, वो मैंने आपको टाइम वाली की, कि टाइम पे आपने पहुंचना है। टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करें, बाद में पहुंचने की कोशिश ना करें। ठीक है जी, पहले पहुंच जाओगे तो कोई मसला नहीं है, बाद में पहुंचोगे तो मसला है। ठीक है, उसके बाद आप जब पेपर देने जा रहे हैं ना, तो आपके पास एक वॉच होनी चाहिए। ठीक है जी, आपके पास क्या होना चाहिए जी, एक वॉच होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास, जिस तरह के आजकल गर्मियां हैं, एक वाटर बोतल होनी चाहिए। ठीक है जी, एक वाटर बोतल आपके पास हो, और इसके अलावा आपके पास जनाब अली होना चाहिए क्लिप बोर्ड। ठीक है जी, क्लिप बोर्ड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाज औकात जो है ना, जो ये सरकारी स्कूल होते हैं उसके अंदर वो जो बेंच होते हैं ना, वो होते हैं जिसके ऊपर वो जो 3 सीटर होता है ना, इकट्ठा जो एक फट्टा लगा होता है और उस पर बैठे होते हैं। और हम भी मतलब उन्हीं फट्टों पे बैठ के पढ़े हैं सरकारी स्कूलों में। तो उसमें ना उसका फट्टा ना अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों ने उसे कुरेदा होता है या बड़ा खुरदरा होता है। वहां पे पेपर रख के ना आप उसका बबल सही फील नहीं कर सकते। ठीक है, और बबल जैसे आप फील करने लगते हैं, नीचे खड्डा आता है और वो ऐसे करके बाहर निकल जाता है। तो ये भी एक मिस्टेक है, मैं भी आपको बताता हूं ये मैंने क्लिपबोर्ड को क्यों ऐड किया और ये वाली चीज। तो क्लिपबोर्ड अगर आपके पास होगा तो ये मसला आपके साथ नहीं होगा। अगली चीज, आपके पास पेन जो है ना, पेन पेन आपके पास एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है जी, अब ये एक्स्ट्रा पेन वाली कहानी मैंने क्यों ऐड की जी बीच में, वो मैंने इसलिए ऐड की, अभी रिसेंटली मैं आपको 2 पेपरों का बताता हूं अपने ही जो मेरे जाती तजर्बात है। जो मेरा SNGAD का पेपर था ना 1 दिसंबर 2024 को, तो उसके अंदर मेरे पास एक ही पेन था, और जब मैं वो बबल फिल कर रहा था ना, तो जब मैं 50 तक पहुंचा तो पेन खत्म हो गया, मेरा जो बॉल पॉइंट है वो खत्म हो गया। अब अब मैं देख रहा हूं कि ये मेरे साथ क्या बनी है। तो अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास जो पेन है ना वो ये वाला पेन है, भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये है 0.7 BP3 ना, ये बड़ा अच्छा पेन है, स्मूथ चलता है और बबल फिल करने में ना बड़ी आसानी होती है इससे। मुझे तो होती है, अब आप लोगों का पता नहीं, इसीलिए मैंने बोला है कि लास्ट डे नहीं देखनी। लास्ट डे पता चले आपसे इस पेन से सही दायरे ना लगाए जाएं।
तो इससे ना बड़ा ये स्मूथ चलता है। अब एक्स्ट्रा पेन मैंने वहां पे बोला उसको, जो एग्जामिनर खड़ा हुआ था, मैंने कहा पेन जो है वो किसी से ले दें, तो मेरे बिल्कुल जो आगे बैठा हुआ था ना उसने मुझे पेन दिया अपना, लेकिन वो पेन कौन सा था, लोकल किसी कंपनी का था। वो पता है क्या, देखें वो इस तरह होता है जैसे कि मेरे पास जो है ना ये एक बुक है ये वाली, ठीक है। अब ये बुक है ना, तो उसकी निब किस तरह होती है, जैसे आप इसके ऊपर रखते हैं ना और फिर वो निब हिलती है उसकी, लेकिन ये बड़ी फिक्स है, देखें ये हिलेगी नहीं निब, उसकी ना निब भी हिलती है पेन के साथ। तो उससे भी क्या होता है जी, पूरा पूरा जो है ना वो होता है कि इससे बाहर निकल जाए हल्का सा। तो उसने मुझे वो पेन दिया। खैर अब और कोई मेरे पास रास्ता नहीं था, तो मैंने उसी पेन से जो है ना वो बबल फिल किए, अल्हम्दुलिल्लाह पेपर भी पास हो गया था। तो बहरहाल ये मैंने आपको एक्सपीरियंस इसलिए बताया कि आपके पास एक्स्ट्रा पेन होना चाहिए। और अभी जो रिसेंटली एडीएलडी का पेपर हुआ उसमें आगे वाले का पेन खराब हो गया था, फिर मैंने उसको दिया, मैंने जो एक्स्ट्रा पेन लिया हुआ था। तो इस तरह आप नेकी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया जी, ये चीजें होगी जो आपने अपने साथ लेकर जानी है, सारी चीजें हो गई हैं। अब आप जनाबे अली एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाके बैठ गए हैं, और मोबाइल अपना जो है वो पहले ही जमा करवा दिया करें, क्योंकि अक्सर जो है ना जहाँ पे जैसे जिलेदार का पेपर आप देखेंगे कि वहां पे ना सैकड़ों लोग खड़े होंगे लाइन के अंदर, तो वहां पे आप पहले पहुंचोगे तो पहले अपना जमा करा दोगे मोबाइल, आराम से अंदर जाके बैठोगे, और कोई अपने कागजात वगैरह चेक कर लिया करोगे, एक्स्ट्रा चीज तो नहीं है, बंदा गलती से अक्सर ले जाता है तो बंदा उसको बाहर निकाल देगी। ये सारे आपके कौन से हैं जी, सेफ्टी प्रिकॉशंस है आपके। अच्छा, अब इसके बाद ये तो हो गई वो वाली तैयारी जो कि हम कहते हैं 100 में से 90% तो हो गया, 10% रह गया, यानी कि पढ़ना रह गया, बाकी तैयारी पूरी हो गई है। तो अब जो बाकी की चीज है ना वो ये है कि क्लास में आप चले गए, आप वहां जाके बैठ गए, वक्त से पहले आप पहुंच गए, आप रिलैक्स हो जाए वहां जाके, ठीक है, माहौल के मुताबिक एडजस्ट हो जाए। हो सकता है आपको पंखे में बैठने की आदत ना हो, एसी में बैठने की आदत हो सकता है वहां लाइट ना हो, तो एडजस्ट हो जाए जरा, ठीक है। और पानी आपकी हेल्प करेगा इस चीज के अंदर, गर्मियां जिस तरह बहुत है। तो अब जो है ना आपका पेपर आना है, ठीक है, कोड्स के हिसाब से आपको पता है कि ABC 3 कोड होते हैं, और आपको उस हिसाब से पेपर मिलना है। पेपर आपको पूरे टाइम पे मिल जाता है, मतलब कि 10 बजे पेपर है तो 10:30 बजे एग्जैक्ट आपको जो है ना पेपर मिल जाएगा। और अभी रिसेंट जो है ना ADLD वाले पेपर में वो जो था उनका सुपरवाइजर था, वो एग्जैक्ट 10 मिनट बाद आया था, उसने कहा जो जो नहीं आया उसकी जो है ना वो गैर हाजिरी लगा दो, वो रेड से लगती है, उसके बाद आपको पता है हाजिरी नहीं लगती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको टाइम पे पहुंचा करें, वो 10 मिनट बाद ही उसने गैर हाजिरी लगवा दी। तो अब वहां पे आप बैठे, आपको पेपर मिल गया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पेपर को देखेंगे नहीं, पेपर को लें, उसको अच्छी तरह जैसे भी फोल्ड शोल्ड करना है वो करें, और उसके बाद उसे एक लम्हे के लिए रख के ना अलम नशराह की सूरत पढ़ें 3 बार, अव्वल आखिर दरूद शरीफ, ये काम भी लाजमी किया करें, इससे बड़ी हेल्प मिलती है। बंदे को वैसे ही ना स्पिरिचुअल एक पावर मिल जाती है, बंदा कहता है बस ये काम करना था तो ये ठीक हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये काम किया करें। उसके बाद अब आपके पास वो आपको जो क्वेश्चन आंसर शीट होती है पहले मिल जाती है, उस पर सिर्फ आपने साइन करने होते हैं, वो आप साइन करें, और जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर अपने साइन करें, और वहां पे साइड पे अपना रोल नंबर लिखें। तो ये वाली सारी इंस्ट्रक्शंस आपको हो गई हैं, तो यहाँ पे इनको मेरा ख्याल लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे जी, ये सारे काम अब हो गए, अब है पेपर सॉल्व करने का टाइम। तो पेपर जब आपने सॉल्व करना है ना, तो आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है जी, कितना जी, 100 मार्क्स का पेपर होता है, और उसके अंदर आपकी 0.25 क्या होती है जी, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अब इन चीजों को, तमाम चीजों को जहन के अंदर रख के ना हमने फिर पेपर सॉल्व करना है। अच्छा, अब एक चीज अपने जहन में बिठा लें, अच्छी तरह बिठा लें, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी एम्बिगिटी है ना तो वो इन बातों को मेरी सुन ले। PPSC का जो पेपर होता है ना, उसमें से हमेशा ऐसा होगा कि आपको 15 से 20 सवाल नहीं आएंगे। PPSC वाले लाजमी तौर पे ऐसे सवाल डालते हैं उसके अंदर ताकि आप पूरे पूरे नंबर ना ले लें, ठीक है। और अगर पूरे पूरे नंबर ले लें आप, तो मेरिट बनने में बड़ा मसला होता है उनको कि कौन से 5 लोगों को सिलेक्ट करें। जब वो ऐसे 15 से 20, 25, 30 नए क्वेश्चन डालते हैं ना, फिर उनके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि बाकी जो नए क्वेश्चन होते हैं ना उन पे तुक्का ही लगता है, मोस्टली उन पे तुक्का लगता है। तो इसलिए जो है ना वो आपको लाजमी तौर पे जो है ना 15 से 20 सवाल आप जहन में रखें कि ये आपको नहीं आएंगे, किसी भी सूरत नहीं आएंगे, तो इसमें आपने परेशान होना ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपकी एक परेशानी तो खत्म कर दी भाईजान, जो आपको क्वेश्चन नहीं आते तो वो सबको नहीं आते, बाकी भी जो है ना इंसान है वहां पे आपके साथ, आपका जो है चैट GPT के साथ मुकाबला नहीं हो रहा, इंसानों के साथ ही मुकाबला हो रहा है। तो जब ये नहीं आते तो फिर टेंशन किस चीज की। अब देखते हैं कौन से आपको आते हैं। जो जो बंदा भी PPSC की तैयारी कर रहा है ना, पास पेपर पढ़े हुए हैं या किसी का सेशन वगैरह लिया हुआ है, तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि 50 MCQs जो है ना, 50 MCQs
50 एमसीक्यूज मैंने एहतियातन लिखा है। वैसे जो है ना होता यह है कि 60 से 70 एमसीक्यूज जो है ना वो पास पेपर से आए होते हैं। अगर इतने नहीं तो ये वाले तो आए होते हैं ना, लाजमी 50 तो वो आए होते हैं और वो आप इजीली हल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इजीली हल करने के अंदर भी क्या होता है, अगर तो 60 एमसीक्यूज है ना तो उसमें से आपको 50 आते हैं, 10 आप फिर भूल जाते हैं। तो ये मसला है। अब मोस्टली जो है ना बच्चे जो मेरे पास आते हैं ना कि सर आपसे एक चीज डिस्कस करनी है, मेरे 65 नंबर आ रहे हैं, मेरे 68 नंबर आ रहे हैं, मैं 2 नंबर से रह जाता हूँ, मैं 1 नंबर से रह जाता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरह के जो है ना मोस्टली स्टूडेंट मेरे साथ ये चीजें डिस्कस करते हैं। तो एक चीज तो ये क्लियर कर लें कि आपको, अच्छा अभी मैं स्ट्रेटेजी आपको पहले बता रहा हूं कि पेपर आपके पास आया, आपने सबसे पहले ये करना है जो बबल फिल करने हैं ना, ये देखिए इस तरह के आपके ना बबल लगे होते हैं, इस तरह के 1 2 3 और ये 4। ठीक है जी, ऊपर जो है ना लिखा होता है आपका ABCD, बल्कि अंदर भी लिखा होता है उनके। ठीक है, इस तरह आपके बबल बने हुए हैं। अब सपोज आपके जो है ना कितने जी, ये मैं आपके बना देता हूं 2। ठीक है जी, और ये आपके हो गए जी 3, ये हो गए जी आपके 4 और ये हो गए जी आपके 5। ठीक है जी, अब आपने जनाबे अली सोल्व कैसे करना है पेपर को, आपने सोल्व इस तरह करना है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, उसने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा कि पाकिस्तान कब बना, आपको 100% श्योर है 1947 जो कि सी आंसर है, आप उसको सिर्फ ये करेंगे। ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी है ये, या टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी में आपको बता रहा हूं, सिर्फ आप ये करेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि एक बार पूरा पेपर पढ़ लें 100 नंबर का और फिर बाद में दूसरी टर्म में करें, तो वो पता नहीं जो है ना, मतलब उनकी कोई एक्स्ट्रा पावर्स होंगी उनके पास। अदरवाइज जो है ना एक बार ही पढ़ने का टाइम होता है भाई, 90 मिनट है आपके पास, 100 क्वेश्चन है, आपको तो एक क्वेश्चन का 1 मिनट भी नहीं मिल रहा और उसके अंदर वो क्वेश्चन भी करने हैं आपने जो बड़े बड़े बीच में आ जाते हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है जी, तो मैंने आपको क्या क्या पाकिस्तान कब बना, आपको पता था कब बना, आपने ये हल्का सा ये लगाया और आप आगे चले गए। फिर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा जो है ना कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि वो पूछता है कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कब एब्रोगेट हुआ। अब आप जो है ना जैसे कि भी रिसेंट आया था कितने साल बाद हुआ, हाँ ये एमसीक्यूज चले, ये सही इस पे फिट आता है। उसने पूछा कि पहला दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने साल बाद एब्रोगेट हुआ, BAD LD वाले पेपर में उसने पूछा हुआ था। तो जो है ना 62 में आया और 69 में जो है ना वो एब्रोगेट हो गया था, तो 7 साल बनते हैं। लेकिन इसमें जरा सोचने वाली बात है, अक्सर बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है, 62 का या 69 का ना पता हो यार अब पता नहीं कौन सा है, तो थोड़ा सा जो है ना इसको स्किप कर दें, इसको छोड़ के ना आप आगे चले जाएं। ठीक है, फिर कोई इजी क्वेश्चन आ गया, उसने पूछा हुआ है कि उसने पूछा है गज़वा बदर कब हुआ, 2 हिजरी में, आपको पता था, आपने ये किया और आप आगे चले गए। ठीक है, तो इस तरह जब आप करते करते जाएंगे ना, जो मैंने आपको बताया कि जो एमसीक्यूज हैं अगर 70 आ गए हैं पास, उसमें से 50 ऐसे होंगे जो बिल्कुल आसान है या आपको आते हैं, तो उनको ये वाला काम करते हुए जाना है। और साथ में आपका एक और काम भी हो रहा है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते आप वो भी पढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन साथ में आपके 50 से 55 एमसीक्यूज हो भी गए हैं पहली टर्न के अंदर। ये हो गई आपकी टर्न। अब आप लोग क्या करेंगे, इस टर्न के बाद आपने करना ये है कि आप पेपर बाकी सॉल्व नहीं करें जो मैं करता हूं, जो बाकी पेपर सॉल्व नहीं करें, बल्कि ये जिनके अंदर ये निशान लगाए हुए ना छोटे छोटे, इस तरह करके आप आगे गए हुए, अब आके इनको फिल करना स्टार्ट करें। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं। कई लोग अब पूछते हैं कि सर ये जो पेन है हम कौन सा लेके जाएं, आया कि मार्कर होना चाहिए हमारे पास या बॉल पॉइंट होना चाहिए और ब्लू कलर का हो या ब्लैक कलर का हो। तो नए लोग काफी ये सवाल करते हैं, पुराने लोगों को तो पता है, वो तो पुराने वापी हैं। तो भाईजान मैं ये वाला पेन लेकर जाता हूं, मैंने पहले भी आपको दिखा दिया है, ये है BP3 $0.7 का। ठीक है, तो ये स्मूथ चलता है एक तो, और इससे मुझे फायदा ये होता है कि जो मार्कर है ना जब ये पेपर पे लगता है तो इसकी इंक हल्की सी फैल जाती है, इसकी इंक हल्की सी फैले और ये थोड़ा सा यहां से ऐसे करके बाहर निकल रहा है, ऐसे करके बाहर निकल रहा है, तो मेरा तो वो 1 नंबर मारा गया ना। अब हमारा एक दोस्त है बड़ा प्यारा, मैंने पहले भी किसी लेक्चर में उसका जिक्र किया था, उसके साथ क्या बना जी, एक्साइज इंस्पेक्टर में उसके मुझसे कोई 7-8 MCQ ज्यादा दुरुस्त थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं पास था वो फेल था। कहता यार पता नहीं क्या हो गया। तो जो मैंने अंदाजा लगाया ना वो मार्कर से वो फील करता है। मैंने कहा भाई तेरे दायरे बाहर निकले हैं, 100% ये काम हुआ है तेरे साथ। तो इससे जो है ना, इससे स्याही फैलती नहीं है, फैलेगी नहीं तो बाहर नहीं निकलेगी। एक काम जरूर होगा, ये इससे फिल करने में टाइम लगता है, टाइम लगता है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसलिए बोला कि लास्ट डे नहीं देखनी है वीडियो भाईजान आपने। तो आपने शुरू कैसे करना है, जैसे कि ये एक दायरा है ना, ये एक दायरा है, इस पे आ जाते हैं, नया दायरा है, तो इसको आपने ऐसे स्टार्ट करना है। देखिए
ये जो इसकी बिल्कुल कॉर्नर है ना, इसके पास से एक दायरा ऐसे बना के आना है, ऐसे ऐसे एक दायरा बना के आओगे, ये इस तरह यहां तक आ जाएगा ना। अब आपकी जो कॉर्नर्स है ना वो सेव हो गए हैं। जैसे कॉर्नर सेव हुए, अब बीच में से आप इसे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके फिल कर लें। पहला मतलब आपने ये बड़े एहतियात से जो है ना वो दायरा इर्द गिर्द जो है ना वो करना है। उसके बाद ऐसे करके जब फिल करेंगे ना तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका जो है ना ये थोड़ा सा भी बाहर चला जाए। बिल्कुल जो है ना आपका एग्जैक्ट बनेगा। और जब अगर कोई मेरी शीट देखे ना, मैंने जो ये लगाए होते हैं ऐसे लगता है प्रिंट हुए हुए हैं, तो इस समय लगाता हूँ और जो आके मैं अपने काउंट करता हूँ ना, मेरे उतने ही मार्क्स निकलते हैं। कोई एक दो ऊपर नीचे हो जाता है, वरना जो मार्क्स मैं गिनता हूं ना मेरे उतने मार्क्स आते हैं तकरीबन। तो ये स्ट्रेटेजी लाजमी आप लोगों ने फॉलो करनी है। और कई लोगों का एसएनजीडी में इसी वजह से नाम नहीं आया था कि उनके बबल्स का जो है ना वो इशू था, इसलिए पीपीएससी ने अब वो 5 पेज देना शुरू कर दिए रोल नंबर स्लिप में। वो बताता है भाई ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। वो कहता है कि खाली ऐसे करके आगे ना जाओ। वो कहता है अगर आपने एक में हल्का सा लगा दिया और फिर दूसरा भी फिल करते हैं तो ये गलत है। वो आपको बताता है कि ये हल्का सा भी ऐसे बाहर निकल गया तो भी ये गलत है। वो बताता है अगर हल्का सा रह गया, मतलब आपने फिल करने की कोशिश की और ये इतना छोड़ दिया, तो भी गलत है। ये सारी चीजें ना 5 पेज वो देने लग गया इसलिए आपको। तो खैर, अब मैंने आपको ना ये वाला लाजमी बताना था कि ये स्ट्रेटेजी आपने लाजमी यूज करनी है। तो अभी ये वाला हो गया हमारा क्लियर। अब हम वापस आ जाते हैं। अभी हम बबल फिल कर लिए हैं हमने, कितने 50। अब दूसरी टर्न है। दूसरी टर्न पे ये वाला काम नहीं करना। अब आपने दूसरी टर्न पे ये काम नहीं करना, क्योंकि दूसरी टर्न पे आपको नहीं पता आपके पास कितना टाइम है। आप हो सकता है अभी रह ही आपके पास 10 मिनट गए हो। तो दूसरी टर्न में जब आप इसको पढ़ रहे हैं ना, जैसे ये था, अब आपको याद आ गया यार 9 ही है। वो जो भी दूसरा सवाल मैंने बोला था 9 साल का फर्क है। बस फिर आपने इसको फिल करना है, फिल करके फिर आपने आगे उस पे जाना है नेक्स्ट वाले पे। ऐसे नहीं, वो फिर निशान मार के नहीं जाना और इस तरह जाते रहना है आपने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी टर्म में जब आप मैथ के क्वेश्चन आएंगे तो दो मतलब सूरतें हो सकती हैं। या आप मैथ को पहले कर लें, ये सेकंड टर्म से पहले मैथ को कर लें, या इसके साथ ही कर लें। साथ में ये होता है कि आप सारे लगाते हुए आ रहे होते हो। तो मेरे ज़हन में तो ये होता है भाई, अब मतलब जाहिर है कोई बाहर से तो मदद आनी नहीं है, या तो लगाना है या नहीं लगाना। और मैंने सोचा होता है कि मैंने 100 पूरे लगाने हैं। तो जब मैंने सोच ही लिया है कि 100 पूरे लगाने हैं और एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, मुझे पता ही नहीं इसका आंसर क्या है, लगाना ही तुक्का है, तो भाई अभी लगा लो। 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद भी तो वही लगाना है आपने। तो क्यों बाद में प्रेशराइज होना है? तो फौरी तौर पे लगाओ और आगे जाते रहो। तो ये जो दूसरी टर्न होती है ना, इसमें जो पूरी पूरी 25 होती है, मैं करके फिर काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5, 25 पूरे हैं, मैं कहता हूँ मेरा पहला क्लियर हो गया। फिर दूसरे में जाता हूँ, इसी तरह करता हूँ, 25 पूरे क्लियर हो गया। तीसरे में इस तरह। मैथ को जो है ना आपने पहले स्टार्ट नहीं करना, मैथ को आपने बाद में ही रखना है। यानी कि एंड पे जो आपने एक्चुअल पेपर जो आपको आता है ना 50 से 55 नंबर का, वो करने के बाद आपने मैथ को करना, चाहे जितनी मर्जी इजी मैथ है। मतलब 55 नंबर वो हो गए आपके, और मैथ सपोज 8 नंबर की है और 8 ये हो गए, तो आपके 63 नंबर ये हो गए, ठीक है। और अच्छा देखें, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेटजीज ना हर बंदे की डिफरेंट होती हैं। मेरी डिफरेंट है, हो सकता है कोई और मेंटोर आपको बता रहा हो, वो डिफरेंट बता रहा हो, वो कहे यार 70 अगर ले लिए उसके बाद आपने कोई नहीं लगाना एक्स्ट्रा। मैं कहता हूँ 70 आप करने के बाद आप लाजमी लगाएं, क्योंकि जो 70 आपने किए हैं ना उसमें से भी 5-6 गलत होंगे। अभी जो मैंने पास पेपर बनाए हुए हैं ना, जो टेस्ट सीरीज मेरी चल रही है, तो उसमें यही है। जिनको मैं जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिनको बड़े अच्छे से आते हैं, 100 में से कोई 92 ले रहा है, कोई 91 ले रहा है, कोई 90 ले रहा है। भाई बाकी के 10 वो तो सारे आपको किए हुए हैं, आपने सारे पास पेपर पढ़े हैं, बाकी के 10 क्यों गलत हो रहे हैं? यानी कि 1% चांस है गलत होने का। तो 70 अगर आपने लगाए हैं, 7 फिर भी गलत होने का चांस है भाई आपके। 10% का अगर मार्जिन देखें, इसलिए आप 7 एक्स्ट्रा लगाओ या सारे एक्स्ट्रा लगाओ, ताकि आपने जो सोचा हुआ मेरिट वहां तक तो आप पहुंचो। तो इसलिए जो है ना मैं सारे लगाता हूं। और इसकी ना आप एग्जांपल इस तरह देखें, नेगेटिव मार्किंग कितनी है जी 0.25, यानी कि 4 एमसीक्यू गलत होने पे 1 नंबर कटेगा। फिर से 4 एमसीक्यूज गलत होंगे तो 2 नंबर कट जाएंगे, ठीक है जी। तो ये कितने 2 नंबर हो गए। 8 सवालों पे जाके आपके 2 नंबर कटने हैं। और अगर 9वां सवाल आपका ठीक हो जाता है, 10वां आपका ठीक हो जाता है, तो फिर ये सारे के सारे आपके बराबर। और अगर गलती से आपके 10 में से 3 ठीक हो जाते हैं, तो भाईजान आप फिर प्लस में नहीं आ गए, फिर तो आप प्लस में आ गए हो। तो अगर आपके 10 में से 3 ठीक नहीं हो रहे, या फिर आपके 10 में से 2 भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर आप समझे कि वो आपका दिन ही नहीं है। फिर आपका वो दिन ही नहीं है भाई, फिर वो किसी और का दिन था। फिर आपके ना तुक्के लगने हैं, आप अगर सारा भी कर लोगे फिर भी आपने भर्ती नहीं होना, मुझे ऐसे लगता है। तो इसलिए जो है ना 10 में से 2 तो आपके लाजमी ठीक हो जाते हैं।
तो वो जब 2 ठीक हुए तो आप बराबर है। फिर नेगेटिव मार्किंग तो समझ लो कि ना हुई, नेगेटिव मार्किंग तो ना होने के बराबर है। अभी जैसे उर्दू का पेपर था ना, जो उसमें पूछा हुआ था, उसने गुंग शहजादी किसने लिखा, तो मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने वैसे ही लगा दिया, वो जो रशीदा का जो नाम था, पूरा नाम क्या था, बहरहाल रशीदा वाला मैंने वैसे लगा दिया, मेरा वो ठीक हो गया। तुक्का लगा ना, तुक्का मेरा ठीक हो गया। अब उस तुक्के से मैं 4 सवाल पे खेल सकता हूं, मतलब 4 सवाल में और गलत कर सकता हूं उस तुक्के के ऊपर। तो इस तरह जो है ना आप कर सकते हैं। तो ये वाली स्ट्रेटेजी होगी आपके पास। और इसके अलावा जो है ना आप ये किया करें जनाब अली कि बाज़ औक़ात जो है ना ऐसा होता है कि पेपर के अंदर जो है ना ऑप्शंस उसने जो दिए होते हैं ना, तुक्के की बात अगर मैं करूं तो उसने दिया होता है कि ए एंड बी बोथ, ठीक है जी, या फिर उसने दिया होता है ऑल ऑफ दीज। अगर तो आप लोगों को वो क्वेश्चन नहीं आता ना, वो जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको नहीं आता, तो फिर आप ये या ये ही टिक करें लाजमी तौर पे, क्योंकि पीपीएससी में 80 to 90% यही होता है कि ये वाले जो है ना ऑप्शंस ठीक होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करके आप ये एमसीक्यू ये वाले जो है ना आप लगा सकते हैं, और इंशाल्लाह जो है ना वो आपके ठीक ही होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक चीज है जिसे बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा ना, फौरी तौर पे हमें लगा यार इसका ये जवाब है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं होता। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? उस वक्त जैसे ये वाला हमने छोड़ा ना कि 9 साल है या नहीं है, छोड़ के आगे चले गए फिर वापस आए, अच्छा उस वक्त आपको क्या करना चाहिए जी? उस वक्त आपको करना ये चाहिए जो पहली थॉट माइंड में आती है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। मैं आपको भी अपनी एग्जांपल देता हूँ। ये इसी जो रिसेंट पेपर हुआ है ना, तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स जो बनाए हुए थे हैंड रिटन, उसके अंदर मैंने वो क्वेश्चन ऐड किया हुआ था। मैंने किया हुआ था बस्तानुल मुहद्दिसीन किसने लिखा, लेकिन वहां जाके मैं फिर भूला क्या, अब्दुल अजीज और शाह वलीउल्लाह के अंदर मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मेरे नोट्स में ना बस्तानुल मुहद्दिसीन के करीब करीब जो है ना शाह वलीउल्लाह का नाम भी था। तो अब पहले मेरे ज़हन में आया कि यार ये शाह अब्दुल अजीज ही है, लेकिन मैंने गलती से वो लगा दिया, तो यहाँ पे मेरा एमसीक्यूज गलत हो गया। तो स्ट्रेटेजी यही है कि जो चीज पहले आए माइंड में वो लगा दो। फिर एक चीज होती है एक्सक्लूजन ऑफ वन थिंग इज इंक्लूजन ऑफ अदर, या इंक्लूजन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। इसका आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं कि एक चीज है, आपको लगता है 4 ऑप्शंस में से कि यार 4 में से ये वाली तो है ही नहीं, फिर आप कहते हो यार ये भी नहीं है, इन 2 में से है, तो यहां पे आपका जो है ना वो फिर लकी चलता है। इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूं। अभी रिसेंटली जो पेपर में ना एक जो क्वेश्चन आया था ना इस्लामियात का, कि 5 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन उम्महातुल मोमिनीन के साथ शादी की, किन के साथ निकाह हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मैंने ऑप्शंस देखे, वो जो मैंने याद किया था ना ट्रिक के साथ कि कौन कौन सी जो है उम्महातुल मोमिनीन है, वो मैंने अपने लेक्चर में भी बताया हुआ है आप लोगों को। तो उस ट्रिक के ऊपर ना मैंने देखा यार ये जो लास्ट में आ रहे हैं ना ये तो है ही नहीं, मैंने उनको वैसे निकाल दिया। फिर एक ना पास पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ था 4 हिजरी में किन के साथ निकाह हुआ, और पास पेपर में मेरा ख्याल उसका ऑप्शन नन ऑफ दीज था या उम्मे सलमा था। तो मैं ना वो सर्च कर रहा था 4 हिजरी में किसके साथ हुए लैपटॉप पे, तो साथ में ना दूसरा नाम भी आ गया, ज़ैनब बिनते खुजैमा का नाम भी आ गया। तो मुझे अब कंफर्म था कि ये 2 तो नहीं है, ठीक है। और वो जो लास्ट वाली थी सफिया एस, मैंने कहा ये भी नहीं है, तो इसका मतलब जो रह गया वही वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो बाज़ औक़ात आप इस तरह भी जो है ना अपने निकाल सकते हैं कि ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अब आपको ये नहीं पता कि ये है या नहीं है, लेकिन ऑप्शन ही वो रह गया, तो आप उसको चूज कर लो। तो ये आपकी कुछ ना स्ट्रेटेजीज हैं जिस तरह आप अपना पेपर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, पीपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, कोई भी 1 पेपर है ना, तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात मैथ में ऐसा होता है कि एक सवाल आप करने बैठते हैं उसका जवाब नहीं आता, फिर आप दोबारा से उसी को करने बैठ जाते हैं। अगर इस तरह का आपको वो मिले ना मौका कि पहली बार में जवाब ठीक नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी सारा काम अपना कर लो, एंड पे आगे फिर उसे देखना, एंड पे टाइम मिले या ना मिले उसको देखना आपने एंड के ऊपर ही है। ठीक है जी। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज थी जो मेरे माइंड में थी, जो कि आप स्टूडेंट अभी मुझसे पूछ रहे थे कि सर बताएं काइंडली कैसे पेपर करना है ये, तो मैंने कहा कि अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ बजाय इसके कि बाद में फिर टाइम ना मिले। तो अगर आपको लग रहा हो कि ये स्ट्रेटेजीज ठीक हैं, अच्छी हैं, तो मुझे ये भी बताइएगा। और अगर कोई चीज़ आपको लगा कि नहीं सर ऐसा नहीं करना, तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताना, हो सकता है कि और भी आपके हम ख्याल लोग हों।
तो ये तो होगी सारी स्ट्रेटेजीज। अब आ जाते हैं बात नेक्स्ट मुद्दा जो है हमारा वो ये है जी जनाबे अली, हम लोग जो है ना अपना एक ऑनलाइन सेशन जो हमारा 4th ऑनलाइन सेशन होगा उसका आगाज कर रहे हैं। पहले 3 हमारे सेशन हो चुके हैं, ये जो 4th ऑनलाइन सेशन है ना ये हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th मई से। ठीक है जी, 7th मई से आपका ये स्टार्ट है और इसकी जो डिटेल्स है ना वो आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में भी ना मिले अपने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने स्क्रीन पे, तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।